गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम अगेन इन थर्ड सेशन। सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, सर भी आ चुके हैं हम लोग के बीच में। थर्ड सेशन में फिर सबसे आपको स्वागत है। बजट में भूषण सर हैं। भूषण सर की लास्ट कल भी क्लास दिए थे, बहुत पहले, एक दिन पहले भी क्लास हुआ, कल नहीं हुआ है, एक दिन पहले क्लास हुआ है। बजट की बहुत अच्छी जानकारी है इनको। फीडबैक भी चुके हैं, उम्मीद है कि आज को फीडबैक मिलेगा। थोड़ा फीडबैक जरूर दें और दो दिन बाद फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। भूषण सर, वेलकम आपका। हाँ, धन्यवाद भाई, थैंक्स। एक सेशन सर आपका हुआ है और उम्मीद है कि आज का भी सेशन भी बहुत अच्छा होगा। और सर से उम्मीद है कि आगे भी हम लोग का ज्ञान अपना बांटते रहेंगे। कोशिश करेंगे सर कि थोड़ा सा जल्द से जल्द इसको कवर करें। तो सर शुरू किया जाए सर। तो शुरू करें। है, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे सर। हेलो बॉस, ये बजट वाले पिछले बार इसके पहले जो ये सेशन था उसमें खास करके प्लैनेट्स वगैरह के बारे में ज्यादा जोर दी गई थी। थोड़ा सा एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि जो बजटरी स्टेजेस हैं, बजटरी स्टेज मेनली 3 बजटरी स्टेज होते हैं। एक तो बजट फर्स्ट हुआ जो मार्च में बोर्ड के द्वारा आ जाता है, जिसे बजट ग्रांट अलॉट कर दिया जाता है सभी जोनल मुख्यालयों, और वो एक बजट ऑर्डर के रूप में आता है। उसको बजट ऑर्डर कहते हैं। बजट ऑर्डर क्या है? कुछ नहीं है, एक लेटर होता है। रेलवे बोर्ड का जो बजट डायरेक्टरेट है वो एक लेटर इशू करता है जिसे बजट ऑर्डर नाम दिया गया है, और वो लेटर जो है उसी लेटर के थ्रू वो बजट अलॉट कर देता है। उसमें एनेक्चर लगे रहते हैं, उसमें कैपिटल रेवेन्यू सबका अलग अलग खर्च का अलॉटमेंट रहता है। तो ये जो बजट ग्रांट है मार्च में मिल जाता है। बजटरी डॉक्यूमेंट्स में इसका प्रावधान रहता है। बजटरी डॉक्यूमेंट्स में, अब बजटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। मतलब हमारे रेल मंत्री, पहले रेल या जो भी हो मंत्री, रेल से संबंधित जो बजट पार्लियामेंट के द्वारा पास की जाती है तो उसको विभिन्न बजटरी डॉक्यूमेंट्स में, अब डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा इधर महत्व कम हो गया है। उस बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, 7-8 उसमें बजट डॉक्यूमेंट्स होता है। तो बजटरी डॉक्यूमेंट्स एक पॉइंट आता है। बजटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है? बजटरी डॉक्यूमेंट्स तो बजट जो ऑर्डर होता है रेलवे बोर्ड के द्वारा जब पारित होता है, मतलब वोटेड होता है, तो बजटरी डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट के द्वारा जो वोटेड हुआ उसको विभिन्न कागजात में, विवरणियों में उसको निकाला जाता है। उसमें रेल मंत्रालय, माननीय रेल मंत्री जी का मतलब कि भाषण होता था, और बहुत सारी चीज रहते थे। आपको रेल मंत्री का अलग से भाषण नहीं होता है, हमारे ज्वाइंटली वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश की जाती है रेल बजट। तो लेकिन पिंक बुक होता था और भी उसके साथ, तो टोटल 7-8 बजटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बजटरी डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स रहता है। बजटरी डॉक्यूमेंट्स जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप देखेंगे कि सब मेजर हेड जो है, सब मेजर हेड है। जैसे पहले का जो डिमांड है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से 13 तक जो देख रहे हैं, तो केवल डिमांड है, लेकिन उसकी एक डिमांड से बहुत सारे हेड्स हैं। 100, 200, 300, 400, 500, फिर डिटेल्स हेड है, माइनर हेड है, डिटेल्स हेड है, माइनर हेड,
सब हेड, माइनर हेड, डिटेल्स हेड, तो टीयू तक लास्ट में आ जाता है। अगर रेवेन्यू में है या कैपिटल में तो टीयू तक भी रहता है। तो ये जो बजट अलॉटमेंट होता है वो डिटेल्स वाइज होता है, हेड वाइज होता है और टीयू वाइज भी हो जाता है। आजकल टीयू वाइज अलॉटमेंट का रेवेन्यू में बहुत महत्व है। प्राइमरी यूनिट जिसके कहते हैं, टीयू मीन्स प्राइमरी यूनिट, या एलोकेशन का लास्ट डिजिट 2 डिजिट होता है जिसे हम टीयू कहते हैं। एलोकेशन का हेड ऑफ एलोकेशन आप लिखेंगे तो उसमें लास्ट जो 2 डिजिट होता है वो प्राइमरी यूनिट का होता है। वो प्राइमरी यूनिट क्या है? प्राइमरी यूनिट में मतलब वो दर्शाता है कि किस ग्रुप में व्यय हो रहा है। सैलरी का अगर है, रेवेन्यू में जाएंगे, सैलरी हेड है तो 01 आता है, डीए का 02 आता है। इस तरह से बहुत सारे हेड्स हैं। स्टोर्स फ्रॉम स्टॉक है तो 27 पीयू आता है, डायरेक्ट परचेज है तो 28 पीयू आता है, कंट्रेक्चुअल पेमेंट है तो 32 आता है इंजीनियरिंग का। इस तरह से बहुत सारे हेड्स हैं, पीयू के बहुत सारे पीयूज हैं। 01 से स्टार्ट होता है, रेवेन्यू के अलग हैं, कैपिटल के पीयू अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू के पीयू अलग होते हैं, कैपिटल के पीयू अलग। तो ये हम बोल रहे थे कि ये जो हम लोग अभी बजटरी मतलब बीजी पर चल रहे थे कि बजट ग्रांट, तो बजट ग्रांट जो मिलता है, जिस बजट अलॉटमेंट ऑर्डर से, बजट ऑर्डर से मिलता है जो बजट ग्रांट, तो वो डिटेल्स रहता है, इन डिटेल्स मिलता है पिंक बुक में। अगर पिंक बुक है, कैपिटल का है, तो कैपिटल का आपको बजट डिटेल्स जानना है तो पिंक बुक मिलेगा। उसको पिंक बुक कहा जाता है, नाम ही दिया है बजटरी डॉक्यूमेंट से, पिंक बुक। अब पिंक बुक क्या है? आजकल भी हम लोग पिंक बुक कहते हैं, वो पिंक बुक रहा नहीं, वो बहुत पहले उसका कलर पिंक होता था, इसलिए एक नाम ही आ गया पिंक बुक, पिंक बुक। अब वो कलर पिंक नहीं होता है, अब आप देखेंगे व्हाइट कलर हो गया। लेकिन पहले पिंक था, कलर आता था, अलग अलग कलर्स थे, तो उसमें पिंक कलर में पिंक बुक ही रहता था। पिंक बुक का क्या क्या मतलब है कि कैपिटल से रिलेटेड, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित सारे डिटेल्स पिंक बुक में रहते थे। पिंक बुक, पिंक बुक माने गुलाबी पुस्तिका, क्योंकि गुलाबी कलर में होता था, कुछ सालों तक गुलाबी चला, अभी 2-3 साल पहले व्हाइट हो गया था। तो अब लेकिन नाम अब एक बार पिंक बुक है तो पिंक बुक ही चल रहा है। तो पिंक बुक में क्या होता है? कैपिटल से रिलेटेड सारे बजट डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट होते हैं, वो पिंक बुक में छपे रहते हैं। उसमें क्या है, आपको प्लान हेड वाइज मिल जाएगा, फिर आपको वर्क वाइज मिलेगा। पिंक बुक जैसे हमारे यहाँ कैपिटल में, कैपिटल के जो एक्सपेंडिचर हैं, व्यय हैं, वो मूलतः पिंक बुक वाइज होते हैं, वर्क वाइज होते हैं। वर्क जैसे कोई भी काम है तो वर्क के अनुसार, तो पिंक बुक मतलब पिंक बुक क्या है, उस फाइनेंशियल ईयर का, हर फाइनेंशियल ईयर का एक पिंक बुक होता है। तो फाइनेंशियल ईयर के पिंक बुक में उस वर्क को अलॉट किया गया है, वो डिटेल्स सब उसमें रहते हैं। पिंक बुक नंबर स्टार्ट, उसमें पिंक बुक आइटम नंबर रहता है। जैसे मुंगेर गंगा, सॉरी दीघा गंगा ब्रिज है, दीघा से पटना का जो ब्रिज बना, तो ये भी प्लानेट 11 में, ये प्लानेट 11 में एक पिंक बुक, इसका नाम एक पिंक बुक है। ये जो वर्क है इसका एक पिंक बुक नंबर अलॉटमेंट है कि फलाना नंबर जो वर्क है वो ये पटना दीघा मतलब पुल का है, या जो रेलवे लाइन बना हुआ है प्लानेट 11। तो पिंक बुक के अनुसार सबका अलॉटमेंट रहता है। उस पिंक बुक में क्या रहता है? उस पिंक बुक में वर्क रहेगा, उसके बाद उसका सैंक्शन कॉस्ट रहता है उस पिंक बुक का, लेटेस्ट सैंक्शन कॉस्ट। कोई भी वर्क है तो उसका एक सैंक्शन कॉस्ट होता है कि हाँ ये वर्क को हमको इतना एस्टिमेशन इसका है, किया हुआ है कि इतना इसका कॉस्ट लगभग जाएगा, वही सैंक्शन कॉस्ट। फिर उसमें पिछले साल तक का खर्च का भी विवरण रहता है, पिछले साल तक का खर्च हुआ है, पिछले साल तक का, पिछले साल का, हालांकि रिवाइज एस्टिमेट तक का ही खर्च उसमें रहता है, पिछले साल का रिवाइज एस्टिमेट का तक का खर्च रहता है, आगे का ही खर्च रहता है, क्योंकि पिछले साल वाला खर्च तो उस फाइनेंशियल आते आते बाद में होता है। मार्च में पिंक बुक हम लोग का छप जाता है,
खर्च हमारा तो मार्च के बाद अप्रैल में एक्चुअल होता है, तो इसलिए पिछला आरी वाला फिगर उसमें रहता है और उसके पिछले वाला फिगर एक्चुअल में रहता है। तो वो जो है उसमें पिंक बुक, सैंक्शन कॉस्ट, वर्क का वर्क, नेम ऑफ द वर्क, सैंक्शन कॉस्ट और अलॉटमेंट, लास्ट में अलॉटमेंट रहता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर जैसे अभी 21-22 चल रहा है, 21-22 का पिंक बुक हमको प्राप्त हो गया है। 21-22 के पिंक बुक में आप देखेंगे तो बहुत सारे, तो लास्ट में लास्ट कॉलम जो रहता है उसमें अलॉटमेंट रहता है। इस साल का इस वर्क के अगेंस्ट में कितना अलॉटमेंट, फिगर इन 1000 रहता है, ध्यान दीजिएगा, फिगर इन 1000 रहता है। इसमें अलॉटमेंट जो भी मिलता है हमको फिगर इन 1000 मिलता है। तो पिंक बुक बजटरी डॉक्यूमेंट्स की बात हम कर रहे थे, तो ये बजटरी डॉक्यूमेंट्स में पिंक बुक खास करके कैपेक्स से रिलेटेड जितने भी व्यय होते हैं, जितने भी माने अलॉटमेंट है, वो पिंक बुक में दर्शाया। सबसे ऊपर समरी भी रहता है इसका, सोर्स माने समरी, एक समरी रहेगा हर रेलवेज का, एक समरी फिगर रहता है ऊपर फर्स्ट पेज में आप देखेंगे सभी रेलवे का। पहले क्या बनता था पिंक बुक में, बहुत सारे रेलवेज का एक रहता था अलग, हर रेलवे का अलग अलग पिंक बुक होता है। पिंक बुक जोनल रेलवे वाइज ही बोर्ड छापती थी, कंबाइंड भी छापती थी और जोनल रेलवे वाइज भी छापती थी। ईसीआर का पिंक बुक, वेस्टर्न रेलवे का पिंक बुक, रेलवे, और ये बजटरी, ये जो बजटरी डॉक्यूमेंट से रेलवे बोर्ड में छपता था। और सामान्यतः हम लोग मार्च महीने में हर रेलवेज के लोग, उसका आता था रेलवे बोर्ड से गाइडलाइन आता था कि हाँ आप आकर के कलेक्ट कीजिए, तो पिंक बुक वगैरह बजटरी डॉक्यूमेंट्स वहां से कलेक्शन में हम लोग लाते थे। लेकिन अभी इधर खास के हाल के वर्षों में पिंक बुक बहुत लिमिटेड हो गया। इस साल तो शायद छपा भी है, नहीं छपा ही होगा कुछ, बहुत लिमिटेड हो गया, इसलिए कि हर चीज ऑनलाइन हो गया। आपका एम्स पोर्टल पर सब चीज आ रहा है, ऑनलाइन है, ई ऑफिस है। फिर ये पेंडेमिक वाला इश्यू जो आया, पिछले साल पिंक बुक बहुत सारे रेलवे लाए ही नहीं पिंक बुक, प्रॉब्लम हो गया दिल्ली में ऐसे ही। तो इसलिए ये तो समझिए कि हम लोग ई ऑफिस वगैरह ऑनलाइन हर सब चीज हाई टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी हो गया, इसकी वजह से पिंक बुक वगैरह का या बजटरी डॉक्यूमेंट्स का महत्व कम गया है। फिर भी वो सब बोर्ड साइट पर, रेलवे बोर्ड के साइट पर डाला रहता है। जनरली बजट जीएम ऑफिस अपने रेलवे के साइट पर ही पिंक बुक, अपना जो ईसीआर का जनरल रेलवे का पिंक बुक वगैरह जो भी बजट डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें समरी रहता है। समरी, समरी के बाद डिटेल्स, प्लान हेड वाइज। अब एक वर्क में रेलवे जैसे आप देखेंगे कि प्लान हेड वाइज बहुत सारे वर्क रहते हैं। प्लान हेड 11 है, प्लान हेड 11 में हालांकि बहुत सारे वर्क नहीं रहते हैं। प्लान हेड 11 का मतलब है न्यू लाइन्स। तो न्यू लाइन्स में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वर्क रहेंगे, हार्डली जनरली न्यू लाइन्स के कितने वर्क होंगे, किसी रेलवे में डिपेंड करता है सिचुएशन पर, क्या उसका भौगोलिक स्थिति है, उसमें क्या चल रहा है, एक्टिविटीज क्या चल रहे हैं। तो 20-25 न्यू लाइन्स वर्क रहते हैं। इसमें क्या है न्यू लाइन्स, इसमें मेजर आपको कहाँ आएंगे, आपको देखिएगा ट्रैक रिन्यूअल में बहुत सारे वर्ष, प्लान हेड 31 में, आरयू प्लान हेड 30 में बहुत सारे 300-300 वर्ष रहते हैं। आप लगभग देखेंगे पिंक बुक में तो एक रेलवे में हजारों वर्ष, 500 से 1000 तक ऑनगोइंग वर्ष रहते हैं लगभग। ये कोई ये नहीं है, लिमिटेशन इसका नहीं है कि, लेकिन एक अप्रॉक्स रहते हैं। हमारे यहाँ इसी रेलवे में प्लान हेड 31 है, इसमें 300-400 वर्ष रहते हैं ट्रैक रिन्यूअल ऑफ ट्रैक का। और भी आरयूबी का अभी बहुत सारे वर्ष चल रहे हैं पूरे रेलवे में, हर जगह पर आरयूबी ऑनगोइंग वर्ष है। तो इसमें भी बहुत सारे वर्ष, सैकड़ों वर्ष हैं। तो एक पिंक बुक में हजारों वर्ष रहते हैं अप्रॉक्स। वो डिपेंड करता है कौन सा रेलवे, बड़ा रेलवे है उसके ज्यादा होंगे, एक्टिविटी उसके ज्यादा है, काम ज्यादा हो रहा है, तो उसके पिंक बुक में वर्ष ज्यादा होंगे। छोटी रेलवे है या जहां पर सिचुएटेड है, ऐसा है ना कि सिचुएशन पॉइंट भी होता है, बहुत सारे रेलवे में है कि सिचुएट कर गया, इतना ऑलरेडी काम हो चुका है कि उसमें संभावना थोड़ा कम है। लेकिन बहुत सारे रेलवे में अभी कि ऑनगोइंग वर्क, डेवलपमेंट वर्क ज्यादा हो रहे हैं। अभी आप देखिए इसी रेलवे में हमारे यहाँ बहुत सारे ऑनगोइंग वर्क चल रहे हैं। हेलो सर। गवर्नमेंट मतलब
हाँ, आरओबी, आरयूबी में या ट्रैक रिन्यूअल में बहुत सारे वर्ष, हजारों वर्ष लगभग सबको मिला के चल रहा है। खैर, तो मेरे कहने का ये मतलब था कि पिंक बुक में डिटेल्स ऑफ वर्क रहते हैं सारे, उसके अलॉटमेंट रहता है। अब ये जो बजट ग्रांट है, बजट ग्रांट तो आपको बताएं ही कि बजट एस्टिमेशन जो हम लोग भेजते हैं बोर्ड को लास्ट ईयर के रिवाइज एस्टिमेट में, वो बजट मार्च में बोर्ड हमको बजट अलॉटमेंट के रूप में रेलवे बजट ऑर्डर के साथ देता है, और वो हमारा बजट ग्रांट हुआ, बीजी हुआ। अब ये जो बीजी है इस फाइनेंशियल ईयर का, ये तब तक रहेगा जब तक इसमें कोई चेंज ना हो जाए। तो ये चेंज का फिर क्या सेकंड में क्या होता है, बजट ग्रांट के बाद जो एक तरह से सेकंड स्टेज ऑफ बजटरी का होता है, वो रिवाइज एस्टिमेट। भाई अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम लोग फिर इसका, पहले एक अगस्त रिव्यू हुआ करता था, थोड़ा जरूरत नहीं है लेकिन जान लीजिए, पहले हमारे यहाँ एक अगस्त रिव्यू करके बजटरी एस्टिमेट था। अब हाल के वर्षों में 2-3 साल पहले से ही अगस्त रिव्यू क्लोज कर दिया गया। जब से ये जो बजट, रेल बजट, जनरल बजट मर्ज हुआ, तब से अगस्त रिव्यू का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। क्यों कि अगस्त रिव्यू जो होता था वो सिर्फ रेलवे में होता था। अगस्त रिव्यू का प्रोविजन दूसरे मंत्रालयों में या जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगस्त रिव्यू का प्रोविजन नहीं था। रेल में, रेलवे मतलब मंत्रालय या रेलवे अपना अगस्त रिव्यू करता था, उसको अगस्त रिव्यू एस्टिमेट कहा जाता था, अगस्त महीने में होता था। उसमें क्या है, हमको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई का खर्च कैश इन हैंड, लास्ट तो क्लोजिंग लेट होता था, लेकिन अप्रैल, मई, जून 3 महीने का एक्चुअल खर्च, और जुलाई का भी हम लोग खर्च ले लेते थे कैश। तो ये 4 महीने के खर्च के आधार पर एक रिव्यू होता था कि हमारा बजटरी स्टेज जो है, जो हमारा बीजी मिला, वो किस दिशा में जा रहा है, हम उसके लाइन में बजटरी प्रोपोर्शनेट के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हमारा खर्च या आय या व्यय जो भी है, इनकम भी, जो हमारा बीजी लक्ष्य रखा गया है। देखिए, इनकम का क्या मतलब है, रिसिप्ट में लक्ष्य होता है, लक्ष्य तो दोनों है, लेकिन इनकम में क्या है, रिसिप्ट में लक्ष्य रखा गया। तो हमारा जो लक्ष्य, हम जो बजट अलॉटमेंट जो हमको मिला, खर्च के लिए मिला, हमको इतना खर्च करना है, और रेवेन्यू के लिए मिला इतना, हमको टारगेट लेना है। रेवेन्यू, सॉरी, रिसिप्ट में क्या है, अर्निंग्स में क्या है, टारगेट है। बोर्ड ने हमको टारगेट दिया कि हमको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, नहीं आओ, ये टारगेट रेलवे को दे दिया गया रेवेन्यू का, तो उतना जनरेट करना है, लक्ष्य है। खर्च में क्या है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में थोड़ा फर्क है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ध्यान रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बजट अलॉटमेंट मिलता है, तो मैक्सिमम हमारा प्रयास करना है कि उस खर्च को हम कर दें, 100% यूटिलाइजेशन करें। रेवेन्यू में वो चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे रेवेन्यू में बजट अलॉटमेंट मिल गया हमको, मान लीजिए कि 500 करोड़ मिल गया, ऐसे सपोज दैट इस रेलवे का, हमारे जनरल रेलवेज का कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो हमारा जो बजट है लगभग 4000 करोड़, सपोज दैट 4000 के आसपास में ही है, 4000 ईबीआर वगैरह छोड़ करके, तो 4000 अगर हमारा ओवरऑल बजट मिला हुआ है, बजट ग्रांट मिला हुआ है, तो ये 4000 करोड़ हमको मैक्सिमम खर्च करना है। हमारा ये मतलब उद्देश्य होना चाहिए कि इसको मैक्सिमम खर्च कर दें। नहीं करेंगे तो ये पैसा कहीं से मिला है, अगर मान ली 4000 हमको मिला, हम साहब 3000 खर्च करें, तो 1000 क्या होगा, 1000 ब्लॉकेज ऑफ मनी हो जाएगा। ये हमारा मैंने, जो रेलवे हो सकता है दूसरे रेलवे में पूंजी की, आज के डेट में पूंजी की भारी कमी है, रेलवे बहुत मतलब हार्ड फाइनेंशियल दौर से गुजर रहा है, पैसा नहीं है हमारे यहाँ, काम करने के लिए पैसे नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है, मतलब न्यू सर्विसेज के लिए पैसे नहीं है, कैसे कैसे करके पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है मतलब आप जब देखेंगे ईबीआर से कहां कहां से पैसे लाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष इसके लिए बना हुआ है। तो ऐसे में
जो हमको अलॉटमेंट बोर्ड से कैपिटल में मिला, वो हमारा परम दायित्व है कि उसको फुल यूटिलाइज करें। अदरवाइज वो ब्लॉकेज ऑफ मनी होगा। किसी रेलवेज के लिए अगर कम खर्च हुआ तो अच्छी नहीं मानी जाती। रेवेन्यू में क्या है, रेवेन्यू वो कंसेप्ट नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 10,000 करोड़ मिल गया, सामान्यतः इस रेलवे का अभी हमारा रेवेन्यू सीआर का अप्रोक्स 10,000 करोड़ के आसपास में, 10,000 11,000 करोड़ के आसपास, पिछले साल 10,000 के लगभग था नेट में, वो 10-11,000 करोड़ के आसपास में। तो ये जो 10,000 करोड़ है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप खर्च पूरा 10,000 ही कर दे। देखिए दोनों व्यूज में फर्क हो जाता है। रेवेन्यू में है कि आप अगर कम खर्च कर कुछ बचा लेते हैं तो अच्छी बात मानी जाती है। कैपिटल में वो नहीं है। कैपिटल में आप बचा लेते हैं, इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं काम को छोड़ा है। बचाने का क्या मतलब है, आपने काम को छोड़ दिया, काम आपका नहीं हुआ, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी कैपिटल नहीं हुआ। रेवेन्यू में अलग है। रेवेन्यू में है कि खर्च आपको जो दिया गया, अलॉटमेंट दिया गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें अगर आप बचा लेते हैं तो आपकी कार्यकुशलता मानी जाएगी, अच्छी बात मानी जाती है रेलवे के लिए। रेलवे के लिए हालांकि आजकल देखेंगे कि वो बोर्ड जो है आजकल 2% 5% कट ही करा देता, कट कर लेता है। इतना आपको सेविंग करना है, टारगेट दे देता है रेवेन्यू में भी, इतना सेव कर लेना है, सेविंग करना। 10,000 करोड़ आपको अलॉटमेंट, मान सपोज 10,000 करोड़ अलॉटमेंट मिला, 700 करोड़ काट लेगा, बोले कि इतना खर्च कम करना है आपको। अलॉटमेंट बजट ग्रांट में है, लेकिन एक्सपेंडिचर आपको उतना 700 करोड़ नहीं करना। तो मेरे ये कहने का मतलब था कि रेवेन्यू और कैपिटल का जो खर्च होता है, थोड़ा सा दोनों में फर्क हो जाता है। मतलब कि रेवेन्यू में क्या है कि आप कम खर्च में काम चला लें तो आपकी कार्यकुशलता मानी जाएगी, लेकिन कैपिटल में आप कम खर्च हुआ थे, आपकी कार्यकुशलता नहीं मानी जाएगी। ये ब्लॉकेज ऑफ मनी माना कि आपने इतने पैसे को आप अनयूटिलाइज रह गए। तो ये हम लोग फिर आ रहे थे कैपिटल रिवाइज एस्टिमेट। हाँ, अगस्त रिव्यू पर चल रहे थे। तो ये अगस्त रिव्यू अगस्त महीने में होता था। इसमें क्या होता था, एक समीक्षा होती थी। अगस्त रिव्यू समीक्षा उसका नाम था। ऐसा नहीं कि अगस्त रिव्यू को कोई अलॉटमेंट मिलता था, ऐसा नहीं होता था। एक बोर्ड को एक समीक्षा जाती थी, 3-4 अप्रैल मई जून और कैश जुलाई का कैश के आधार पर एक समीक्षा जाती थी कि हमारा बजट का जो ग्रांट मिला हुआ है, जो बजट टारगेट है, उसके अनुरूप में हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो इससे क्या होता था कि बोर्ड एप्रोप्रिएट डिसीजन लेता था। वो देखता था ओवरऑल इंडियन रेलवे को कंसर्न करके, हाँ हम आय एवं व्यय हमारा जो जा रहा है, पोजीशन जा रहा है, करंट ट्रेंड जा रहा है, किधर जा रहा है, किसी रेलवे में कम करने की जरूरत है, किसी रेलवे में ज्यादा करने की जरूरत है। तो एक अपने अनुमान से एक डिसीजन फ्यूचर में लेता था। ये नहीं कि अगस्त रिव्यू एस्टिमेट हम बनाए हैं तो हमको उससे कुछ अलॉटमेंट में कोई चेंज होगा, चेंज नहीं होता था। अगस्त रिव्यू में ऐसा नहीं है कि कुछ अलॉटमेंट में या ग्रांट में, बजट ग्रांट में कोई चेंज होगा, उसका रिफ्लेक्ट आरई पर पड़ता था। आरई जब, हाँ, तो अब अगस्त रिव्यू एस्टिमेट खत्म हो गई है, उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हम लोग को नहीं करते, ये बीती हुई बात। तो अगस्त रिव्यू, नेक्स्ट स्टेज जो बजटरी है, रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट हम लोग सामान्यतः अभी ये सब रिवाइज एस्टिमेट वगैरह बनता है सितंबर अक्टूबर, कोई फिक्स नहीं है बोर्ड के, मतलब उसका प्रोफॉर्मा हर साल आते हैं, वही सितंबर अक्टूबर के आसपास में रिवाइज एस्टिमेट। उसका एक, अब क्या है ना कि एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन में एक ऑर्डर है, एक ऐसा चीज है कि फलाने डेट को चला गया। पहले इसमें क्या होता है, समरी जाता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो पहले समरी जाएगा, रेवेन्यू का भी है तो पहले समरी जाएगा, फिर बाद में डिटेल्स जाएगा। तो एक प्रक्रिया है रिवाइज एस्टिमेट बनाने का। रिवाइज एस्टिमेट बनाने का भी, जैसे अगर कैपिटल का रिवाइज एस्टिमेट हम लोग बनाते हैं तो रिवाइज एस्टिमेट में क्या करते हैं हम लोग, पिछले पहले समरी भेज देते हैं बोर्ड को, समरी चला जाता है रिवाइज एस्टिमेट। कैपिटल का अगर है प्लानेड वाइज, सोर्स ऑफ फंड वाइज, समरी चला गया। फिर उसके बाद डिटेल्स भी जाता है। या बोर्ड से कभी कभी ऐसा होता है कि, कभी कभी नहीं, आजकल सामान्यतः यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि बोर्ड से हमने भेज दिया कि हमको प्लान हेड वाइज अगर व्यय है, प्लान हेड वाइज है, तो हमने जैसे कैपेक्स का ही लेंगे तो हम प्लान हेड वाइज, सोर्स ऑफ फंड वाइज समरी बोर्ड को भेज देते हैं। बोर्ड क्या करता है, फिक्स कर देती है
उसमें जब अलॉटमेंट बोर्ड भेजता है, रिवाइज ग्रांट, रिवाइज एस्टिमेट हमने भेजा, रिवाइज एस्टिमेट, अब हाँ थोड़ा सा चर्चा ये देखना है कि रिवाइज एस्टिमेट हमारा एग्जीक्यूटिव रिवाइज एस्टिमेट सामान्यतः एग्जीक्यूटिव बनाता है। जो भी अगर कैपिटल का है तो प्लानिंग नोडल बजट ऑफिसर होता है, तमाम जैसे प्लानिंग 11 है, 14 है, 15 है, ये 3 प्लानिंग नोडल बजट अफसर कौन होते हैं? सामान्यतः सीएओ कौन होते हैं? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन 11, 14, 15, 16, 17 सबके अलग अलग नोडल बजट अफसर होता है। हमारे सीपीडी चीफ प्लानिंग किसी भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, सामान्यतः प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर ही इज द एक तरह से नोडल बजट ऑफिसर ऑफ ऑल द प्लानेट्स। वो कंपाइलेशन, हालांकि अब ये कंसेप्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि नोडल बजट ऑफिसर सीपीडी हो गए, सारे अलग अलग मैकेनिकल है, प्लानेट 21 है, प्लानेट 41 है, 42 है, तो पीसीएम ही बनाएंगे। पीसीएम इज द नोडल बजट ऑफिसर। अगर ट्रैक है या चीफ ट्रैक इंजीनियर है तो उनकी वो इज द नोडल बजट ऑफिसर ऑफ प्लानेट 31। हाउएवर ही इज वर्किंग अंडर सीपीसी। हमारा जो प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर है उन्हीं के अंदर 2-3 एचओडीज होते हैं, सिटी होते हैं, चीफ ब्रिज इंजीनियर होते हैं, तो वो सब ब्रिज वाले प्लानेट 32 को देखते हैं। लेकिन ओवरऑल हम लोग पूछना इससे मतलब नहीं है, सीपीडी जो पीसी है इज द नोडल बजट ऑफिसर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, वो ब्रिज हो, ट्रैक हो, जो भी हो, तो वो सारे उनके सारे प्लानेट्स के नोडल बजट अफसर होते हैं। प्लानेट 16 हो गया, प्लानेट 29 हो गया, प्लानेट 30 हुआ, 31 हुआ, 51, 52, 64, ये सारे प्लानेट्स सीपीडी के होते हैं। 41, 42 और 21 रोलिंग स्टॉक का जो हुआ वो पीसीएम में होते हैं। इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल के हो गए तो प्लानेट 36 जो इलेक्ट्रिकल का है वो इलेक्ट्रिकल वाले हो जाते हैं। ऐसे ही सबके अलग अलग बने हुए सीएसटी है, प्लानेट 17 के हो जाते हैं कंप्यूटराइजेशन को, और रिसेंटली वर्ष जो 33 होता है उसके सीएसटी नोडल बजट अफसर होते हैं। तो सारे नोडल बजट ऑफिसर्स अपने अपने रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। अब वो रिवाइज एस्टिमेट बनाते समय उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ध्यान में रखते हैं कि हम उनको भी डिटेल्स मिला हुआ है, बोर्ड के द्वारा टारगेट मिला हुआ है कि हाँ कौन से वर्क को हमको प्रायोरिटी में लेना है, कितना जरूरत पड़ेगा, हम कितना खर्च कर पाएंगे, और पिछला एक्सपेंडिचर को वो देखते हैं कि हम अभी तक कितना खर्च कर पाए हैं, आगे भविष्य में क्या होने वाला है, बहुत सारी बातों को उनको गौर फरमाना रहता है, सारी एस्पेक्ट्स को, बहुत सारी स्थिति बजट बनाते समय ऐसे थोड़ी नहीं कोई एक फैक्टर होता है। खास करके कैपिटल का जो बजट बनता है ऐसा नहीं है, रेवेन्यू में तो बहुत हद तक है कि एक फिक्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि पीछे देखो आगे बढ़ो, थोड़ा सा रहता है इसमें है, सैलरी का मद है तो सैलरी वही होगा, डीए वगैरह कैलकुलेट कर, लेकिन कैपिटल में थोड़ा अलग हो जाता है, सिचुएशन अलग है। कैपिटल में जो बजटिंग होती है उसकी सिचुएशन अलग है। कैपिटल में ऐसा है साहब कि किसी वर्क का बिल विगत 2 महीना से पास नहीं हुआ है, 3 महीने से पास नहीं हुआ किसी कारणवश, तो आपका एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, एक ही बार चौथे महीने में आ सकता है। लेकिन रेवेन्यू में ऐसा नहीं होता है, रेवेन्यू में सामान्यतः हर महीने इसमें सैलरी हेड रेवेन्यू में ज्यादा रहते हैं, तो एक रेगुलर एक इसका नेचर रेगुलरिटी की तरफ रहता है। तो रेवेन्यू का खर्च हम पिछले खर्चों को ध्यान में रखते हुए, एक्चुअल को ध्यान में रखते हुए बहुत हद तक बनाते हैं, लेकिन कैपिटल में वो चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है कैपिटल बार, ये हमारे जो वर्क्स होते हैं, हमारे जो वर्क्स एक्सपेंडिचर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब बाढ़ 2-3 महीना अगर बाढ़ का समय है तो मालूम है उसको कि 2-3 महीना हमको जुलाई अगस्त में बाढ़ का समय रहेगा, तो उस समय हमारे वर्क्स हैम्पर हो जाते हैं। अब देखिए कैपिटल में ये सब चीजें हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स वो हमारे जो नोडल बजट अफसर है वो देखते हैं हमारा क्या पोजीशन, और उसके आधार पर वो अपना रिवाइज बजट बनाते हैं। तो वही रिवाइज बजट हम लोग अकाउंट्स ऑफिस में क्या करते हैं, रिवाइज बजट एस्टिमेट को उसको हम अरेंज करते हैं, समराइज करते हैं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसको हम लोग चेक करते हैं, कोई कमी है, अगर कहीं वेरिएशन हुआ है, कहीं किसी कारणवश वेरिएशन, बजट ग्रांट आपका मतलब किसी भी प्लान हेड में बजट ग्रांट 500 करोड़ है, सपोज दैट प्लानेट 31 है,
500 करोड़ डेवलपमेंट है, हम रिवाइज एस्टिमेट में 800 करोड़ मांग रहे हैं, तो 300 करोड़ का वेरिएशन है। तो आपको वेरिएशन का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, रिमार्क्स देना पड़ेगा, नरेशन देना पड़ेगा कि आप कम क्यों कर रहे हैं या ज्यादा क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को उसमें दर्शाना पड़ता है ताकि वो बोर्ड संतुष्ट हो जाए। पहले तो हम लोग भी देखते हैं, अकाउंट्स ऑफिस में हम लोग का दायित्व है, जो बजट जीएम बजट, हमारा जो मुख्यालय जीएम बजट, हम लोग बजट बनाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो रिवाइज एस्टिमेट आया, एग्जीक्यूटिव देते हैं लोग, तो उसमें बहुत सारे हम लोग देखते चेक, ये हमको देखना जरूरी है कि ये बजट एस्टिमेट वेरिएशन अगर हुआ है तो वेरिएशन हुआ है तो जस्टिफिकेशन है कि नहीं, रिमार्क्स के कॉलम में प्रॉपर है कि नहीं, उसका रिमार्क्स दिया गया है नहीं दिया गया। तो इस तरह से बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट हम लोग बनाते हैं। मतलब हम लोग मतलब कि ओवरऑल, और एग्जीक्यूटिव और अकाउंट्स अलग अलग नहीं है, ये कंबाइंड वर्क है। एग्जीक्यूटिव बनाता है, एग्जीक्यूटिव देता है, उसको हम चेक करते हैं, वेरीफाई किसी तरह की कमी बेशी त्रुटियों को हटा करके एज पर प्रॉपर बोर्ड, रेलवे बोर्ड के जो गाइडलाइंस है, बजट डायरेक्टरेट से गाइडलाइंस है, उसके अनुसार है कि नहीं, और उसके आधार पर फिर हम लोग क्या करते हैं, जीएम अप्रूवल लेते हैं। कोई भी बजट जीएम जो जनरल रेलवेज के होते हैं, उनकी विदाउट अप्रूवल बजट नहीं जाएगी, तो हम जीएम अप्रूवल लेना पड़ता है। और जीएम जो हमारे जनरल मैनेजर जो बजट अप्रूव करते हैं, बजट मतलब कि एस्टिमेशन अप्रूव करते हैं, हम अकाउंट्स ऑफिस, ये हमारे जीएम बजट का दायित्व है कि जब सारे बजटरी आ गए तो जीएम से अप्रूवल लेते हैं, और जीएम से अप्रूवल के पहले पीएफए अपना उसको वेरीफाई करते हैं। मतलब पीएफए मींस व्हाट, वी आर वर्किंग फॉर पीएफए सर, हमारे पीएफए, तो उन्हीं के बिहाफ में हम लोग काम करते हैं। जीएम बजट ऑफिस जो हमारा बजट सेक्शन है, वो मेनली ये काम करता है, सारी चीजों रेवेन्यू के अर्निंग के लिए हमारा ट्रैफिक अकाउंट्स काम करता है। तो सब एस्टिमेशन देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं, चेक करते हैं उसको, और तब जीएम अप्रूवल ले करके उसको हम लोग बोर्ड भेजते हैं। वो एम्स के आजकल बजटरी एम्स पोर्टल आईपा जिसको कहते हैं, तो एम्स के थ्रू ये बोर्ड जाता है, बोर्ड चला गया, बोर्ड में आफ्टर कंसिडरेशन बोर्ड उस पर अपने हिसाब से कंसिडर करता है कहाँ क्या जरूरत है। उसके बाद बोर्ड रिवाइज ग्रांट भेज देता है। रिवाइज ग्रांट आने पर क्या हुआ, हमारा बजट जो बीजी था, इस साल का जो बजट ग्रांट है, जैसे ही रिवाइज ग्रांट मिला, बीजी की कहानी खत्म हो गई। बीजी अब खत्म, उसको आपको देखना नहीं, बीजी भूल जाइए। जैसे ही रिवाइज ग्रांट आ गया, फॉरगेट इट, बजट ग्रांट। अब हमारा जो अलॉटमेंट हो गया वो बजट आरजी इसको कहते हैं, रिवाइज ग्रांट हो गया। अब हमको फर्दर जो भी अलॉटमेंट देखना है या बजट देखना है, वो रिवाइज ग्रांट के अनुसार, वही हमारा बजट अलॉटमेंट हो गया। और बजट रिवाइज ग्रांट आने के बाद फिर सेकंड बजटरी स्टेज हो गया, फिर थर्ड एक बजटरी स्टेज आती है जिसको फाइनल मोटिवेशन एस्टिमेट कहते हैं। ये जनवरी महीने में ये बोर्ड भेजी जाती है, एफएमई जिसे कहा जाता है। वो एफएमई पिछले जनवरी में जा रही है, इसका मतलब कि आजकल तो अकाउंट अब पहले वाली बात रही नहीं। बहुत पहले आप लोग सब लोग नए हैं, बहुत पहले तो अकाउंट एक महीना बाद क्लोज होता था, मार्च के 2 महीने लग जाते थे क्लोजिंग में बहुत सारे। लेकिन आज के सिस्टम चेंज हो गया, अभी तो अकाउंट उतना 5-6-7 दिन बाद क्लोज हो जाता है। तो फाइनल नोटिफिकेशन एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, फाइनल नोटिफिकेशन एस्टिमेट में वही प्रक्रिया जो हम लोग रिवाइज एस्टिमेट में अपनाते हैं, हमारा आकलन है फाइनल नोटिफिकेशन एस्टिमेट। उसमें क्या है, हम अब ये देखते हैं कि हमारा पिछला जो रिवाइज ग्रांट मिला है, रिवाइज ग्रांट जो अभी रिवाइज ग्रांट मिला वो कितना मिला, हमको कितना खर्च हमारे किस दिशा में जा रहा है, कम ज्यादा जा रहा है या अन्य फैक्टर्स देखते हैं। बोले कि हर बजट बनाते समय कोई एक फैक्टर नहीं है। आपको रेवेन्यू बजट बना रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि बजट, हमको बोनस का ध्यान रखना होगा, आपको डीए का ध्यान रखना होगा, आकलन रखना होगा। इसलिए बजट अफसर ऑलवेज चौकन्ना रहता है, बहुत सारी चीजों का, मार्केट फ्लक्चुएशन का भी वो ध्यान रखता है। बजट ऑफिसर मार्केट फ्लक्चुएशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। वो सामान कॉस्ट, कितना कॉस्ट आएगा, क्या चीज का बढ़ने की संभावना है,
इन सारी चीजों को, इसलिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत सारी चीजें, जीएसटी कहाँ बढ़ेगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारे के इम्पैक्ट को बजट पर पड़ता है। तो एक बजट ऑफिसर बहुत ही चौकन्ना होता है हर दृष्टिकोण से, सारी चीजों को, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए वो एस्टिमेट बनाता है। तो फाइनल एस्टिमेट हम लोग जो बनाते हैं, जनवरी महीने में सामान्यतः बोर्ड जाता है, और फाइनल एस्टिमेट में हम लोग उसी तरह बनाते हैं जैसे कि डिवाइड एस्टिमेट बनाते हैं। सारी प्रक्रिया वही है, अगर कैपिटल है तो समरी जाएगा, फिर वो बोर्ड से जब अलॉटमेंट, फाइनल एफएमई भेजे, एक्सेप्ट हो गया बोर्ड के द्वारा, फिर हमको फाइनल ग्रांट आता है, उसको फाइनल ग्रांट कहते हैं। हम एफएमई के रूप में बोर्ड को भेजते हैं फाइनल एस्टिमेट, अब बोर्ड एक्सेप्ट करके हमको जो अलॉटमेंट देता है वो फाइनल अलॉटमेंट। तो ध्यान रखिए, फाइनल अलॉटमेंट जो होता है वो किसी फाइनेंशियल ईयर का लास्ट बजटरी रिसोर्सेज, बजटरी रिव्यू है, बजटरी मतलब की स्टेज है। आप बजट ग्रांट में आपको संभावना है कि उस फाइनेंशियल ईयर में अभी चेंज हो जाएगा, आरई में संभावना है कि चेंज हो जाएगा, लेकिन एक बार फाइनल ग्रांट मिल गया तो वो फिक्स हो गया, अब उस फाइनेंशियल ईयर में कोई चेंज उसमें नहीं होगा। तो इसलिए बजट फाइनल ग्रांट बनाते समय हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज को, हमारा एक्सपेंडिचर, ये वो सारी चीजों को, क्योंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। बजट ग्रांट में तो तब्दीली हो जाएगा, आरई में तब्दीली हो जाएगा, लेकिन फाइनल ग्रांट लास्ट स्टेज होता है। वो जनरली फाइनल ग्रांट मार्च में ही आता है। सामान्यतः आप देखेंगे कि फाइनल ग्रांट हम लोग जनवरी में भेजते हैं फाइनल एस्टिमेट, लेकिन वो मार्च के मिडिल में, सामान्यतः 10 से 15 मार्च के आसपास में हमारा इवन लेट हो जाता है, लेट भी हो जाता है फाइनल ग्रांट आने में, कभी कभी लेट हो जाता है। तो फाइनल ग्रांट में स्पेशली हमको ध्यान ये देना पड़ेगा कि ये लास्ट बजटरी स्टेज है, इसके बाद कोई बजट चेंज नहीं होगा। तो फाइनल ग्रांट बनाते समय, फाइनल एस्टिमेट बनाते समय बजट अफसर को या हमारा जीएम बजट को, हमारा जीएम बजट ऑफिस को बहुत ही ध्यान से इसको बनाना पड़ता है। मैन्युअली हर चीज का ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, हमारा खर्च दिशा में क्या है, आर से लेकर के वर्ष एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू के हमारा एक्चुअल डिसिट क्या है, सारी चीजों को डिटेल्स देखना पड़ता है, ताकि हम, अब क्या होता है हमको बचना भी होता है, इसलिए कि आप फाइनल एस्टिमेट में फाइनल ग्रांट से एक कंपेयर भी होता है प्रोफेशन अकाउंट से, उसके लिए प्रोफेशन अकाउंट भी बनाए जाते हैं, तो उससे उसमें एडवर्स कमेंट हो जाता है। अगर आपका फाइनल ग्रांट कुछ है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कुछ चला गया, दिस इज नॉट प्रॉपर। इसका मतलब यह कि बस्टिंग हमारी प्रक्रिया से ही नहीं है, या बस्टिंग रियलिस्टिक बस्टिंग नहीं होता है। तो इसलिए फाइनल ग्रांट बनाते समय बहुत ही, चूंकि इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट बजट स्टेज है, हाँ, और वो जो बजट फाइनेंशियल, ये फाइनल जो बजट फाइनल ग्रांट हुआ वो लास्ट होता है। तो ये फाइनल ग्रांट, फिर हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट का भी अगर फाइनल अलॉटमेंट है, फाइनल ग्रांट है, तो उसको, हाँ, इसके अलावा सिविल ग्रांट वगैरह का भी हम लोग जो है सो, ये साथ ही साथ सिविल ग्रांट्स का भी यही स्टेज है। ये नहीं कि कैपिटल हुआ, रेवेन्यू हुआ, अर्निंग हुआ, सिविल ग्रांट्स के भी यही स्टेजेस चलते हैं, ये तीनों स्टेज। तो ये 3 बजटरी स्टेज है। चौथा एक हमने बोला अगस्त रिव्यू स्टेज, वो खत्म हो गई, अब नहीं। अब थोड़ा सा एक रीएप्रोप्रिएशन पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, और देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। रीएप्रोप्रिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। रीएप्रोप्रिएशन क्या है कि जिस उद्देश्य के लिए हमको बजट अलॉटमेंट मिलता है, उसमें अगर किसी तरह का बदलाव करना, उस उद्देश्य से हट करके दूसरे उद्देश्य के लिए अगर हमको उस अलॉटमेंट को ले जाना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट, तो उसको हम लोग रीएप्रोप्रिएशन करते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट है रीएप्रोप्रिएशन। मतलब एक, जैसे अगर कैपिटल में रीएप्रोप्रिएशन है तो इसका क्या मतलब होगा, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, एक
रेवेन्यू में क्या है, एक पीयू से दूसरे पीयू में, एक सब हेड से दूसरे सब हेड में। तो ये जो रीअप्रोप्रिएशन, ये रीअप्रोप्रिएशन ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट जो हमारा मतलब वो किसी भी स्थिति में हो सकता है, वो बजट ग्रांट के स्टेज में हो सकता है, वो रिवाइज एस्टिमेट के स्टेज में, रिवाइज ग्रांट के स्टेज में हो सकता है। सामान्यतः फाइनल ग्रांट के एस्टिमेट में हम लोग बचते हैं, फाइनल ग्रांट के समय ही कम मिलता है, रीअप्रोप्रिएशन का कोई चांस कहाँ बनता है। ऐसा कोई रेलवे बोर्ड की तरफ से किसी पहले रीअप्रोप्रिएशन पर बोर्ड के बहुत सारे मतलब ये एक तरह से, लेकिन हाल के वर्षों में रेलवे बोर्ड ने एक तरह से फ्री हैंड दिया है रेलवे को, रीअप्रोप्रिएशन आप कर सकते हैं। इसलिए दिया है, ये उचित है रीअप्रोप्रिएशन, ताकि रेलवे को जहां, भाई बोर्ड तो बहुत दूर है, बोर्ड एक्चुअली जोनल रेलवेज को पता है कि हमारा कौन सा वर्क कैपिटल का ही है, तो किस वर्क में हमको अलॉटमेंट मिला, और उस हमारा जो कंट्रोलिंग अफसर है उसको पता है कि इस वर्क हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके रीअप्रोप्रिएशन के केस में आजकल बोर्ड ने बहुत फ्री हैंड दिया है। 2000 बोर्ड में 2000 डे बाय डे हर साल 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में फ्रीशिप करते रहा रेलवेज को। एक तरह से आज के डेट में रीअप्रोप्रिएशन के केस में बहुत सारे पावर्स रेलवे को दे दिए गए, बहुत सारे। तो ये रीअप्रोप्रिएशन पहले तो समझ गए कि रीअप्रोप्रिएशन है क्या, ये ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट है। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर में भी वर्ष का अलग है, कैपिटल का सॉरी रेवेन्यू के अलग है। तो ये अब उसमें लिमिटेशन है, रेलवे रीअप्रोप्रिएशन में लिमिटेशन है। रीअप्रोप्रिएशन कौन कर सकता है, तो रीअप्रोप्रिएशन के संबंध में क्या है कि एक, अब इसके बहुत सारे आप देखेंगे कि पहले तो समझ गए कि रीअप्रोप्रिएशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट है, ये किसी भी स्टेज में हो सकता है। ऐसा कुछ पहले स्टेज फिक्स था कि सामान्यतः आने के बाद रीअप्रोप्रिएशन नहीं होती थी, आजकल वो सब खत्म हो गया, किसी भी स्टेज में हो सकता है रीअप्रोप्रिएशन, बहुत इजी हो गया। पहले क्या था, 2.5 करोड़ रुपए तक ही रीअप्रोप्रिएशन जीएम को पावर था, जनरल मैनेजर का जो पावर था रीअप्रोप्रिएशन, आप रीअप्रोप्रिएशन में गाइडलाइंस जरा देख लीजिएगा, तो इसमें काफी आज के डेट में नो लिमिटेशन, जनरल मैनेजर को सारे पावर्स दे दिए कि आप कितना का भी, अगर उनके विदिन पावर है तो मतलब अमाउंट कोई मायने नहीं रखता, कि पहले था 2.5 करोड़ तक ही रीअप्रोप्रिएशन रेलवे जो जीएम कर सकते थे, बाकी अगर 2.5 करोड़ से ऊपर रीअप्रोप्रिएशन है तो बोर्ड जाता था। आज के डेट में वो 5 करोड़ 10 करोड़ भी कर सकते हैं, सारे पावर्स जनरल मैनेजर को दे दिए गए। क्या टाइम हो गया? नहीं कंटिन्यू करेंगे। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। ओ हेलो, हाँ बोलिए। सर इसका क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा कि लॉन्ग में आएगा सर? नहीं, रीअप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, ज्यादा लॉन्ग में इसका क्वेश्चन नहीं आता है, इसका क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा। इसमें अब जैसे देखिए रीअप्रोप्रिएशन में मैं बता रहा हूँ कि कैपिटल जैसे सिविल ग्रांट है, तो सिविल ग्रांट में आजकल बहुत सारे फंड होते थे, आजकल 2 ही फंड सिविल ग्रांट्स में है, हाउस बिल्डिंग एडवांस, कंप्यूटर एडवांस। तो रीअप्रोप्रिएशन में क्या है, एक फंड से दूसरे फंड में रीअप्रोप्रिएशन नहीं होगा, एक प्लान हेड से दूसरे प्लान हेड में रीअप्रोप्रिएशन नहीं होगा, एक डिमांड से दूसरे में नहीं होगा, इवन एक पीयू से दूसरे पीयू में भी रेवेन्यू में रीअप्रोप्रिएशन का प्रोविजन खत्म कर दिया गया। बशर्ते पहले 27, 28 और 32 में थोड़ा सा दिए हुए था, आजकल वो भी कम कर दिया है, आजकल सब फिक्स किया है। अगर सैलरी हेड जैसे 01 है तो 02 से 01 नहीं ले जा सकते, एक पीयू से दूसरे पीयू में नहीं ले जा सकते हैं। ये अच्छा अच्छा, तो रीअप्रोप्रिएशन के केस में लिमिटेशंस हैं, बोर्ड को भी लिमिटेशंस है, इसलिए कि ध्यान दीजिए बोर्ड, ये जो पार्लियामेंट है वो उसके द्वारा अप्रूव है, रेलवे बोर्ड को भी बहुत सारे पावर्स नहीं है कि वो एक डिमांड से दूसरी डिमांड में कर सकता है, वो पार्लियामेंट के द्वारा वोट सैंक्शन है, उसके बीच में कोई तब्दील नहीं कर सकता।
हम लोग हालांकि उस पर नहीं जाते हैं, रेलवे बोर्ड को फुल पावर है, रेलवे बोर्ड अपने, चूंकि बोर्ड मंत्रालय का एक हिस्सा है, पार्लियामेंट का हिस्सा रेल मंत्री है इस नाते, लेकिन जो हम लोग जनरल रेलवे पर डिपेंड करता है, तो एक प्लान हेड से दूसरे प्लान हेड में जनरल रेलवे का वो एक रीएप्रोप्रिएशन का गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, 2015 में 17 में एक मेजर रीएप्रोप्रिएशन का रेलवे बोर्ड का गाइडलाइन निकला है, वो उसमें सारे चीजें हैं। आजकल फंड का लिमिटेशन नहीं है, एक जो है सो हेड से, एक निधि से, जैसे कैपिटल से डीआरएफ में रीएप्रोप्रिएशन नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता है कैपिटल से। हेलो, अगर अभी लॉग ऑफ हो जाता है तो फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा सर, थोड़ा देर और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? सर प्राइमरी यूनिट के बारे में बताइए कौन कौन है सर? क्या सर प्राइमरी यूनिट के बारे में हमको जानकारी चाहिए था, प्राइमरी यूनिट कौन कौन है? सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा देर के लिए कट गया था। सर थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था नेटवर्क। अच्छा सेशन थोड़ा सा 40 मिनट तक चलते। सर वो कंटिन्यू करें सर प्लीज। अच्छा ठीक। हाँ, तो हम लोग रीएप्रोप्रिएशन देख रहे थे। रीएप्रोप्रिएशन में जैसे मैं बताया आपको कि एक फंड से दूसरे फंड में रीएप्रोप्रिएशन जीएम हैज नो पावर, जनरल मैनेजर को, जोनल रेलवेज को पावर नहीं है एक फंड से दूसरे फंड में। जैसे एक फंड से दूसरे फंड का क्या मतलब है कि अगर कैपिटल है और डीएफ है, तो कैपिटल का पैसा हम डीएफ में नहीं ले जा सकते हैं, या डीएफ का पैसा कैपिटल में नहीं ले जा सकते हैं। अगर विद इन हम लोग जैसे जोनल रेलवेज को क्या पावर है रीएप्रोप्रिएशन में, विद इन सेम कैपिटल में, विद इन सेम प्लान है, विद इन सेम सोर्स मीन्स फंड, कैपिटल हो या सेम प्लान हेड हो, तो एक वर्ष से दूसरे वर्ष में हम कितना भी अमाउंट एक वर्ष से दूसरे वर्ष में ले जाते। पहले लिमिटेशन 2.5 लाख का जनरल मैनेजर को था, इस अभी कोई लिमिटेशन नहीं है। सर पिछली परीक्षा में एक नोट नहीं पूछा गया था, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के बाद ऑब्जेक्टिव था। हाँ, आजकल ऑब्जेक्टिव भी रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है रीएप्रोप्रिएशन सर कि लंबा। जी हाँ बोलिए। नहीं सर, ऑब्जेक्टिव 80 का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, मतलब अब जैसे बोले कि जनरल मैनेजर को रीएप्रोप्रिएशन में क्या पावर है, तो जी सर प्राइमरी यूनिट के बारे में बता दीजिएगा सर। हाँ, प्राइमरी यूनिट ये बोले कि प्राइमरी यूनिट क्या है। प्राइमरी यूनिट क्या है, रेवेन्यू में कैपिटल के अलग अलग प्राइमरी यूनिट है। रेवेन्यू में जो पीयू होता है, प्राइमरी लास्ट जो हेड ऑफ एलोकेशन का लास्ट डिजिट 2 होता है, वो पीयू कहा जाता है प्राइमरी यूनिट। ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट दर्शाता है कि हमारा व्यय किस वर्क पर हो रहा है। सैलरी पर अगर हो रहा है, जैसे डीए हमारा वेजेस पर हो रहा है, सॉरी पे पर हो रहा है, तो वो पीयू 01 होगा। पे अगर किसी स्टाफ का सैलरी पेमेंट पे है तो वो 01 होगा पीयू इसका। डीए है तो 02 होगा। ये 02 01, जैसे अगर हम परचेज कर रहे हैं, परचेज अब क्या कर रहे हैं, स्टोर्स कर रहे हैं, तो पीयू 28 होगा। अगर इंजीनियरिंग पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हम कर रहे हैं रेवेन्यू में, तो हमारा पीयू क्या होगा, 32 होगा। तो ये हेड ऑफ फाइनेंस कोड में देखिएगा, हेड ऑफ एलोकेशन में वो आपको मिल जाएगा पीयू 01 से 99 सर तक। कहीं है तो डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा सर प्राइमरी के बारे में। अच्छा, 1 मिनट रहिए। पीयू का नेक्स्ट क्लास में प्रयास करूंगा कि पीयू जो है ना, उसका एक समरी में डाल दूंगा, आपको मैं बताऊंगा। तो ये 01 से 99 तक, 99 जो हमारा जो पीयू है वो मिसलेनियस करके एक आता है। मिसलेनियस जहां कुछ क्लियर कंसेप्ट नहीं है तो 99 मिसलेनियस है। तो 01, 02, 03, हाँ
ये जो PSU है वो रेवेन्यू के अलग होते हैं, कैपिटल का अलग होते हैं। जैसे 01 अगर रेवेन्यू में है तो वो पेमेंट का है, लेकिन अगर कैपिटल में 01 है तो वो बहुत सारे कैपिटल में रिलेटेड जो है 02 है, 03 है, बोनस है, सारे के अलग अलग रेवेन्यू के अलग हो जाते हैं, कैपिटल के अलग हो जाते हैं। अब क्या है, एक चीज और थोड़ा हमको बताना था, ये जो निधि होता है, सोर्स होता है, थोड़ा रीएप्रोप्रिएशन पर तो अब हम लोग थोड़ा सा सोर्स पर एक मैं निधि पर बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ देखेंगे रेलवेज में कि कैपिटल, ये जो निधि है एक तरह से कैपिटल फंड, DRF, डेवलपमेंट फंड, SRF, SRSF, कैपिटल निर्भया और RRSK, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ये सामान्यतः अभी आज के डेट में 5-6 ये फंड जो है कैपिटल में, कैपेक्स में ये 6 निधि है जो आज के डेट में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हमको मिल रहा है। वो RRSK में मिल रहा है, कैपिटल में मिल रहा है। कैपिटल फंड में बहुत कम रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। DF में भी रहता है, डेवलपमेंट फंड में भी रहता है, SRSF में भी कम हो गए हैं, RSF, रेलवे सेफ्टी फंड। तो ये डिपेंड करता है किसी किसी फाइनेंशियल, जैसे पिछले साल एक EBRS करके एक फंड आया था, EBRS, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स स्पेशल, अब उसका अलग कारण था। EBRS आ सकता है, एक इम्पोर्टेंट है, वो पिछले साल का ही एक मतलब कि 2020-21 में EBRS एक फंड आया, EBR एक्स्ट्रा बजटरी रिव्यू स्पेशल। ये क्या हुआ क्या कि पेंडेमिक की वजह से रेलवे के जो कार्य मतलब हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी ठप पड़ गई, तो रेलवे में खर्च करने के लिए जनरेट ही पैसा हुआ नहीं, रेलवे के पास पैसा ही नहीं बच पाया कि हम अपने डेवलपमेंट वर्क के लिए कहाँ से पैसा दें। ये विद इन इंटरनल रिसोर्सेज से हम अपना पैसा देते हैं। रेलवे में हुआ क्या कि पैसा जनरेट नहीं हुआ, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसमें पैसा ही नहीं मिल पाया पिछले साल। तो रेलवे बोर्ड ने एक EBRS करके एक नया फंड बना दिया और उसमें बहुत सारे जगहों से दूसरे जगहों से पैसा लाया गया स्पेशली। अब कोई EBRS उसी 2021 में ही 2021-22 में 20-21 के लिए था, 2021-22 में उस फंड को खत्म कर दिया। तो आप देख रहे हैं कैपिटल फंड, डेवलपमेंट फंड, DRF, रेलवे सेफ्टी फंड, SRSF और RRSK, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। इसके सारे डिजिट अलग अलग हैं, आप ध्यान दीजिएगा, सबके डिजिट भी हैं। कैपिटल है तो उसका 20 है, 21 है, डेवलपमेंट फंड है तो उसके 4, DF1, DF2, DF3, DF4 4 हैं। कैपिटल N है एक नया जो है कैपिटल निर्भया, वो 28 है उसका। RRSK, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ये उसका डिजिट 29 है। तो ये सारे जो फंड हैं, ये जो फंड हैं ये निधि हैं। हमारा जो अलॉटमेंट होता है वो इन्हीं निधियों में होता है। कैपिटल कैपेक्स से रिलेटेड जितने भी अलॉटमेंट है वो या तो कैपिटल में होगा, या कैपिटल फंड में होगा, या DRF में होगा, या DF में होगा, या RRSK में होगा, या RSF में होगा। इसके अलावा आजकल 2-3 और फंड आ गए हैं, EBR जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। ये एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज क्या है? रेलवे से बाहर, रेलवे, चूंकि मैं बोला आपको कि रेलवे में हमारे इतनी मतलब रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी टाइट है कि हमको जितने हम अभी रेलवे में इतना विकास मतलब इतना मतलब कि वर्क है हमारे हाथ में, काम
है कि हमारा ट्रैक रिन्यूअल से लेकर के बहुत हुआ क्या है कि अब मैं क्या बोलूं इन सारी बातों को बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम चले जाएंगे। रेलवे में एक्चुअल जो हमारा जो इंटरनल रिसोर्सेज है, हमारा ट्रैक है, हमारा ट्रैक बहुत मतलब कि पुअर कंडीशन में ट्रैक चल रहा है। पता हमारे जो ट्रैक्स हैं वो बहुत पुअर कंडीशन में अप टू द मार्क। तो उसके लिए क्या करना होगा, ट्रैक रिन्यूअल के हमारे प्रोग्राम। तो हमारे इतने पैसे की आवश्यकता है कि वो है ही नहीं, हमारे इंटरनल रिसोर्सेज से वो पैसे नहीं मिल रहा है। तो क्या रेलवे कर रही है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज एक प्रोविजन लाया कि हम मार्केट से पैसा जनरेट करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस जैसी एक एक्स्ट्रा ईबीआर। अब ईबीआर में क्या है, ईबीआर आईएफ एक फंड है। ईबीआर आईएफ क्या है, ईबीआर आईएफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। एलआईसी से रेलवे ने हमारा रेल मंत्रालय और ये एलआईसी के बीच एग्रीमेंट हुआ। हमारे उस समय वो एक हमारे बहुत ही काबिल रेल मंत्री हुआ करते थे, हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, 4-5 साल पहले महाराष्ट्र के थे। उनका बहुत ही दूरदर्शी थे वो, रेलवे के माने रेलवे के हित में बहुत ही मेजर स्टेप लिया उन्होंने। क्योंकि हम इंटरनल रिसोर्सेज के क्राइसिस से गुजर रहे थे, उसमें उन्होंने एलआईसी के साथ एक करार करवाया। आज के डेट में मतलब एलआईसी लगभग 5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ एलआईसी से हमको कुछ 5 साल के लिए। और इवन एलआईसी के पास बहुत पैसा है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत पैसा है, वो लगभग 5 लाख करोड़ का हमारा बना हुआ है 5 ईयर में। फिर वो एलआईसी और वो बहुत कम इंटरेस्ट पर, शायद 4% या 5%, एग्जैक्ट आई डोंट नो, वो रेलवे बोर्ड के बीच में हुआ है 4%, बहुत कम इंटरेस्ट पर रेलवे को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से वो 5 लाख करोड़ का लोन मिला हुआ है। तो वो सब पैसा ईबीआर आईएफ के थ्रू आ रहा है। अब उसका यूटिलाइजेशन हम अब उसका ध्यान रखिए, उस पैसे का ऐसा नहीं कि हम सैलरी के हेड में खर्च कर देंगे, उस पैसे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे। वो कैपिटल में खास निश्चित वर्क के लिए होगा, वो कुछ ही प्लैनेट्स में होंगे। वो प्लैनेट मतलब कि हमारा मतलब न्यू लाइंस में होगा, गेज कन्वर्सन में होगा, ट्रैक ये डबलिंग में होगा। कुछ ही ऐसा नहीं कि उस पैसे को हम ले जाकर के सैलरी के हेड में खर्च कर देंगे, नहीं, उस पैसे को कुछ फिक्स मतलब प्लैनेट्स है उसी में खर्च करना। तो ईबीआर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। तो मार्क इसमें क्या है, ईबीआर आईएफ है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। वही एलआईसी से मैं बोला कि एलआईसी से जो 5 लाख करोड़ का हुआ है, इवन 5 लाख क्या 10 लाख करोड़ का नेक्स्ट 5 साल के लिए भी और है। तो हमको एलआईसी से पैसा, तो ईबीआर आईएफ के थ्रू, ईबीआर आईएफ वो आईआरएफसी इंटरनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हमारा, उसके थ्रू हमको एक पैसा मिला है। अब इसका यूटिलाइजेशन हम लोग प्लान हेड 11 में, प्लान हेड जो 11 न्यू लाइंस हैं, गेज कन्वर्सन है, डबलिंग है, ऐसे ऐसे कुछ प्लैनेट्स में हम जो रेलवे बोर्ड डिसाइड करती है, रेल मंत्रालय डिसाइड करती है, उसी में मात्र कर रहे हैं ईबीआर आईएफ का। और ईबीआर कैपिटल, ईबीआर क्या है, ईबीआर आईएफ है, ईबीआर डिपॉजिट भी है। बहुत सारे कुछ पैसे हमको स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं वर्क के लिए, आरओबी में, न्यू लाइन से, या कुछ पब्लिक पार्टनर प्राइवेटशिप के अंतर्गत भी कुछ हमारे वर्क हो रहे हैं। तो वो सब ईबीआर के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। उसका एक सिस्टम है, वो हमको डिविडेंड भी देना पड़ता है, सॉरी डिविडेंड उसका कुछ चार्जेस देना पड़ता है ये, तो उसका एक रेलवे बोर्ड का गाइडलाइंस है, एमयू बना हुआ है, उसके अनुसार ये हो रहा है। तो हम मेनली फंड पर जा रहे थे। तो ये सारे फंड्स हैं कैपेक्स में, ये सारे फंड्स। इसके अलावा फंड जो एक आप देखेंगे, स्टाफ बेनिफिट फंड, तो पेंशन फंड, ये सब भी फंड है कैपेक्स के अलावा। ये सब पेंशन के लिए पेंशन फंड है, स्टाफ बेनिफिट फंड है, ये सब भी फंड है। ठीक है, ये अगले वाले क्लास में हम तो एक तरफा बात हुई, मैं ही बोला, आप प्रयास करूंगा मैं कि आप लोग कुछ पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा। कुछ मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग पूछे इस क्लास, फिर एक क्लास और होगा 16 तारीख को सर, तो मिलूंगा। धन्यवाद आप लोग बहुत।
अच्छे से थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, भूषण सर। रियली में आप सर बजट के मास्टर हैं, बजट के मास्टर हैं, और बजट का बहुत सारा ज्ञान हम लोगों ने लिया। स्पेशल थैंक्स सारे नए जो हम लोग के साथी हैं उनसे की तरफ से आपको स्पेशल थैंक्स, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है कि अभी तो हम लोग सीख ही रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि इतना ज्ञान में कहाँ होगा। आप सारा चीज जो है कि आपका जवान पे है कि कौन सा पद क्या है। रेलवे बजट जो है ना इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि अब क्या कहा जाए, इसमें हम लोग भी अल्प ज्ञानी हैं, हम लोग भी अल्प ज्ञानी हैं, उसी में थोड़ा बहुत चलता है। इसी तरीके इतना बेहद प्रक्रिया, ट्रैफिक अकाउंट्स में जाएंगे तो अलग जाएंगे। रेलवे का अकाउंटेंट सिस्टम इतना विशाल है कि हमको लगता है 5 जन्म लेगा आदमी तो भी पूरा नहीं सीख पाएगा। सारे जहां जाएंगे आप, पीएफ में जाएंगे तो उसका सिस्टम अलग है, पेंशन में अलग है, ट्रैफिक में अलग है। चलिए हम लोग का यहाँ प्रयास करना है कि 16 तारीख थैंक्स भाई। और है आपका नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है सर, फ्राइडे को फर्स्ट शिफ्ट में है, और हम लोग आशा करते हैं सर आप लोग उपलब्ध रहेंगे यहीं पर, और सर क्लास आपसे यहीं से करिएगा सर। ठीक सर, ओके, ठीक है, नमस्कार सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग थर्ड सेशन एंड करें क्या? कैसा रहा सर का बजट वाला क्लास? ठीक रहा सर। समझ में आ रहा है? यस सर, हाँ ठीक था सर, बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है अच्छा सर। हाँ, तो फीडबैक देना है। जो जिस सर का क्लास अच्छा लग रहा है, अगर आप रियली में उनको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं तो उनके बारे में फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो उनका अपलोड हो रहा है, एक दिन बाद वीडियो अपलोड हो जाता है,